हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमने कल चर्चा किया था कि हमने जाना कि सर्वप्रथम जैसे कि हमने जाना था कि आय विधि पर कैसे गणना करना है, राष्ट्रीय आय की, और साथ ही साथ उत्पादन विधि पर। आज हम जानते हैं कि गणना करना है किस पे, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि पर। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि से हिंदी में बोलते हैं व्यय विधि। इसमें कैसे किया जाता है, इसमें किया जाता है कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या करता है, सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाते हैं, देखिए कोई भी अगर व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा वो कहाँ खर्चा करता है, या तो बचत करता है या उपभोग करता है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाया, 100 रुपये या वो सेविंग करेगा, उसमें से 100 रुपये पूरा 50 रुपये, या तो 50 रुपये अपने कंज्यूम कर लेगा, यानी 50 रुपये या तो कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा 50 रुपये, या तो 50 रुपये सेविंग कर लेता है। इसकी यही कहा जाता है कि आय अगर 100 रुपये कमाए, 50 रुपये कंज्यूम, 50 रुपये सेविंग कर लिए, 50 रुपये कंज्यूम कर लिए, यानी कि उपभोग कर लिया। उपभोग मतलब कि वो अपनी जरूरत जैसे मोबाइल वगैरह सामानों पर खर्चा कर दिया। और साथ ही साथ ये भी होता है, जिसे एक शब्द और प्रयोग होता है कि सी, जिसको बोलते हैं निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय वह होता है जिसमें क्या होता है कार्य, जिसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसके लिए सर्वप्रथम जो अपना उपभोग होता है, जिसे जो कमाता है, उसके कमाने के लिए सबसे पहले जैसे कि होता नहीं ये चीजें, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाया, 100 रुपये कमाने के लिए होता नहीं है कि कोई अगर विदेश में रहता हो, उसका हमें शुद्ध राष्ट्रीय साधन लागत निकालना है, और साथ ही साथ हमें यह भी निर्धारित करना है कि उसका मूल्यह्रास भी माइनस करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है, निजी अंतिम उपभोग व्यय कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी हो, मान लीजिए मुंगेरी लाल हो, मुंगेरी लाल की पत्नी हो, किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए महीने के 1000 रुपये कमाते हैं, तो क्या करेंगे, 1000 रुपये जो कमाएंगे उसको भाई उपभोग करेंगे। मान लो कोई खरीद लिए गुड्स, वस्तु सामान उमान खरीद लिए, तो क्या होता है, जो सामान उमान खरीद लिए वही सब चीजें कहलाता है क्या, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी उपभोग कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपका क्या बचता है, उसके बाद हो जाता है जी, इसको बोलते हैं निजी, इसको बोलते हैं सरकारी व्यय बोलते हैं। सरकारी व्यय में क्या होता है, सरकार जो होती है उद्योगों से सामान खरीदती है। मान लीजिए सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, यही मार्कर बनाने वाली कंपनी से मार्कर ले ली, होता नहीं, अपना पैसा सरकार दे रही है उद्योगों को। सरकारी व्यय कितना है भाई, सरकारी व्यय मतलब है सरकार विदेशों से कितना पैसा ले रही है। कोई वस्तु अगर विदेश से खरीद रही है केंद्र सरकार, तो कितना पैसा ले रही है। ये सब क्या होता है कि सरकार जो वस्तु है उसका भी पैसा देना पड़ता है कितना। और उसके बाद आय, आपके क्या हो गया, विनियोग व्यय, विनियोग व्यय या इसे बोलते हैं सकल पूंजी निर्माण व्यय, पूंजी निर्माण व्यय। क्या होता है सकल पूंजी निर्माण व्यय, सकल पूंजी निर्माण व्यय ऐसा व्यय होता है, क्या होता है, सरकार जैसे केंद्र सरकार जो है भाई, पुल पुल टूट गया है, पुल को जो टूटा है उसका मरम्मत करने के लिए जो पैसा लगा रही है, पुल ठीक हो जाए, जो घर और है, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति घर और खरीद लिए, घर का मरम्मत मेंटेनेंस करा रहा है, तो क्या कहलाता है, ये सकल पूंजी निर्माण व्यय होता है। कोई सरकार मान ली कोई व्यक्ति अपने उद्योगों में कोई मशीन की स्थापना के लिए जो पैसे खर्चा करता है, पूंजी करता है, उसको सकल पूंजी निर्माण व्यय। और साथ ही साथ इसके बाद आपका हो जाता है C+G+I, फिर इसके बाद होता है शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात आप जानते हैं, शुद्ध निर्यात बोलते हैं X माइनस M, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट आयात निर्यात, जैसे होता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने विदेशों से 100 रुपये की वस्तु मंगाया,
ठीक 100 रुपये की वस्तु मंगाया, लेकिन हमने इंडिया से 50 रुपये की वस्तु बेचा, तो हमें शुद्ध जो हमारा निर्यात हमारा -50 में जाएगा। तो हमारा निर्यात शुद्ध निर्यात हमारा 50 जाएगा, -50 हमने मान लिया। तो यही होता है, इसका सूत्र जो बन जाता है, सूत्र इसका बन जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू आई प्लस जी सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अगर आपने निजी अंतिम उपभोग व्यय के ऊपर 100 रुपये खर्चा किया, प्लस मान लीजिए सरकारी व्यय पे आपने 50 रुपये खर्चा किया, इसमें आपने 40 रुपये विनियोग यानी पूरे निर्माण में खर्च किया, फिर प्लस आपका मान लीजिए 20 रुपये आपका है शुद्ध निर्यात है। शुद्ध निर्यात कितना है? 20 रुपया है। आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कितना? 100, 150, 190, 210। 210 रुपये आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल गया। इसके अलावा आप ये भी देखिए, हमने आपको एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या होता है? जैसे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या बताए थे? साधन लागत पर शुद्ध विदेशी आय। तो इसको मिटा दे, फिर इधर देखिए, फिर इधर से क्या हो जाएगा? ये आपको एनडीपीएफसी बराबर क्या हो जाएगा? हमने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कितना हो जाएगा आपका? अगर नेट डोमेस्टिक है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस साधन लागत पर शुद्ध विदेशी आय। हमने क्या बताया? जैसे हमने सूत्र बताया था, जैसे कि एनडीपीएफसी है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? नहीं, सॉरी गलत हो गई। एनडीपी तो हो जाएगा एनडीपी मार्केट प्राइस पे होगा, एनडीपी मार्केट प्राइस पे होगा। अब सही है। इसका क्या हो जाएगा? एनआईटी होगा माइनस एनआईटी। ये इसका सूत्र होने, क्योंकि हमने आपको जब पढ़ाया था बताया था, अगर फैक्टर कॉस्ट एनपी निकालना चाहते हैं, इसका एक सूत्र ये होता है, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर तोड़ेंगे, एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी प्लस शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध विदेशी आय। अब इसको भी तोड़ दीजिए, एनडीपी को भी। एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस क्या? डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस शुद्ध विदेशी आय साधन लागत पर। हमने बताया क्या लिया? अब आप मान रख दीजिए सीधे। जीडीपी मार्केट प्राइस पर कितना निकाले थे? 210 रुपए माइनस डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास मान लीजिए 20 रुपए हुआ। आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए, अगर टैक्स दिए हमारा शुद्ध 10 रुपए, प्लस आपका शुद्ध विदेशी आय मान लीजिए 40 हो रहा है, जोड़ घटा दीजिए। 210 आपका ये हो गया, 210 250 हो गया। 250 में से -30 घटाओगे, कितना हो जाएगा? 220 रुपए। आपका ये आ गया आय विधि पर एनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका
शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? 220 रुपये हो जाएगा। साथ ही साथ हमने इसको समझ लिया, आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, हमें इसमें क्या करना है, निजी अंतिम उपभोग व्यय लेना है। जैसे क्या होता है, आप बताइए कोई भी परिवार हो, अगर वो पैसा कमाएगा किसी इंडस्ट्री, भाई वो उपभोग तो करेगा ही, या तो सेविंग करे या तो खर्चा करेगा। जैसे खर्चा करने के लिए वो दाल ले लिया, महीने चावल ले लिया राशन पे, साथ ही साथ कोई आलू प्याज, भाई उपभोग तो करेगा, कुछ पैसे अपना सेविंग करेगा और थोड़ा बच्चों को अपने पढ़ाएगा। तो ये सब निजी अंतिम उपभोग। सरकारी व्यय, सरकार भी भाई खरीदती है सामान, ऐसा नहीं, सरकार भी खरीदती है लोगों जन कल्याण के लिए सामान किसी उद्योग से, उसके लिए सरकारी व्यय। विनियोग व्यय सकल पूंजी निर्माण, हमने यानी सकल पूंजी निर्माण क्या होता है, सकल, इसको बोलते हैं सकल पूंजी। भाई सरकार ने भाई पुल निर्माण, घर का मरम्मत करवा ली, ये सकल पूंजी निर्माण हो जाएगा। शुद्ध निर्यात, हमारा भाई निर्यात कितना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना रहा, ज्यादा हो रहा कम हो रहा है, इसका शुद्ध हो जाता है। हमारे एक्सपेंडिचर मेथड पर हमारा क्या हो जाता है, व्यय विधि पर निकल जाता है। आपको बता दें जैसे राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीजें नहीं शामिल करना है। देखिए राष्ट्रीय आय में पॉकेट मनी नहीं शामिल होता, उसमें नहीं शामिल। लॉटरी, अगर लॉटरी जुआ से आप पैसा जीतते हैं उसको भी नहीं शामिल करना है, क्योंकि ये सब अप्रत्याशित जीत है, क्योंकि ये सब आय शामिल करने, क्योंकि आप बताइए क्या होता है, वस्तुओं सेवाओं का अंतिम उत्पादन पर जो होता है, आय पे जो उपभोग करते हैं उस पर आपने एक मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, एक पैसा जीत लिया, एक उसकी लॉटरी निकल आई, वो नहीं उसकी गणना होगी ना। गैम्बल, अब कोई जुआड़ी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ड्रीम 11 खेलता है प्रतिदिन, अब ड्रीम 11 में वो लगा रहा है, एक दिन मान लीजिए 70 लाख रुपए जीत गया, तो उसकी भी गणना हमें नहीं करना है। राष्ट्रीय आय में उसकी गणना नहीं है, क्योंकि वो जुआ के तहत जीता है। और इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसकी भी गणना नहीं करनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर अवकाश प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए कोई प्राइमरी का अध्यापक हो, किसी शहर में पढ़ाता हो, छुट्टी लेके आया अपने बगीचे में, भैया फल उग जाने लगा, तो उसकी भी गणना नहीं करना है। अवकाश प्राप्त अगर कोई बागवानी में काम भी करता है उसकी भी गणना नहीं करना है, ध्यान देने वाली बात है। और पॉकेट मनी की गणना नहीं करना है। और हमें गणना किसी किसी करना है, हमें गणना करना भाई अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जो हो रहा है, साथ ही साथ जो वस्तुएं होनी चाहिए उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए, और साथ ही सरकारी पेंशन, कर्मचारी पेंशन, और साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको पेंशन मिलता है। और लेकिन हाँ, हालांकि पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन है उनकी भी गणना नहीं करना है। तो ये सब चीजें होती है हमारी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, जैसे कि व्यय विधि जो होता है, व्यय विधि में आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मैंने खर्च। जैसे अगर हम उसको शब्द तोड़ेंगे, एक्सपेंडिचर, इसमें खर्च, हमने खर्च कहाँ किया। जैसे कि आप बताइए, आप मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करते हैं, मान लीजिए कंपनी है मार्कर वाली कंपनी, आप इसमें भाई काम करेंगे। काम किस लिए कोई व्यक्ति करता है, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए। आजीविका कैसे चलाएगा, मान लीजिए वो 1,000 रुपये कमाएगा, 1,000 रुपये में से 400 रुपये वो जरूरत की चीजें खरीदेगा, खाने पीने वाली वस्तुएं, दाल चावल गेहूं, और उसके बाद 200 रुपये में बच्चों की फीस, और 200 रुपये अपनी पत्नी के मेकअप के लिए, 200 रुपये अपना इन्वेस्ट में वो रखेगा, जैसे इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग करके बैंक में एफडी कर देगा। ये सब चीजें होती है हमारे उपभोग जो करते हैं। तो उपभोग या तो आय, या तो उपभोग, जैसे आय जो हमारे उपभोग के रूप में हो सकती है, बचत के रूप में हो सकती है। इसके अलावा हमने ये भी चीजें आपको बता दें, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु उपभोग कर रहा है, लेकिन यह ध्यान है, लेकिन जो उपभोग हो रहा है, अगर वो अपने घर में भी कोई उपभोग कर रहा है तो उसकी भी चीजें गणना की जाएगी। यानी कि आप बताते हैं इसकी गणना कैसे करनी है। मान लीजिए निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, 40 किलो, मान लीजिए 40 किलो अनाज पैदा किया, 40 किलो अनाज पैदा किया, 40 पंजे 200 रुपए, 200 रुपए। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई कंपनी खरीद रहा है 40 किलो अनाज, 200 रुपए हुआ। अब 200 रुपए में जो ये कमा रहा है व्यक्ति, इसमें हमें विदेशी आय घटा देना है और भारत की आय वाला जोड़ देना है, तब आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, मार्कर बनाने वाली कंपनी एक मार्कर 25 रुपए का
है, अगर मान लीजिए महीने में एक साल में 4 मार्कर उत्पादन के 100 रुपये का उत्पादन किया, तो 100 रुपये इसका हो गया, इसकी आय हो गई। लेकिन 100 रुपये इसकी शुद्ध आय नहीं है। इसकी शुद्ध आय निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, इसको जो मार्कर है, इस मार्कर में विदेशी पैसा निकाल देना है। विदेशी पैसा मान लीजिए कोई ये मार्कर जो है, इसको कोई विदेशी खरीद लिया एक मार्कर, जैसे मान लीजिए विदेशी कोई निवेश कर दिया हो, मान लीजिए मार्कर कंपनी में सहयोगी हो भाई, तो 50 रुपये अपना लेगी। जैसे मान लीजिए मार्कर की कंपनी जो है, कौन सी कंपनी है, रिफिलो कंपनी में 60% अगर कोई भारतीय, 40% शेयर होल्डर कोई विदेशी है, 40% का शेयर होल्डर जो विदेशी है, विदेशी भी तो अपना लाभ ले लेगा। अब 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में से 40 रुपये विदेशी रख लिए, 60 रुपये अपने पास रख लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब कोई भारत का व्यक्ति भी विदेश में रहता होगा ना, तो विदेश वाले जो वो अपना आय अर्जित करता होगा भारतीय व्यक्ति, उसमें गणना हो जाएगी। निजी अंतिम उपभोग में होता है। सरकारी व्यय में जो उद्योग, आपको पता है जो उद्योगों में होता है, उद्योग से जो सरकारी सामान वस्तुएं खरीदती है, सब चीजें इसकी गणना की जाती है। शुद्ध निर्यात तो आप बता दिए। निर्यात के मतलब होता है, निर्यात का मतलब होता है जो हम वस्तुएं भारत, मान लीजिए भारत अगर कोई चीज अगर पाकिस्तान को बेच रहा है, चीन को बेच रहा है अपना सामान, यानी अगर हम कोई अंतरराष्ट्रीय देशों को बेच रहे हैं तो निर्यात बोला जाता है। जैसे हमने श्रीलंका को गेहूं बेच दिया 40 किलो, निर्यात कर रहे, अगर हम श्रीलंका से 40 किलो गेहूं खरीदे तो आयात होता है। तो आयात क्या समझ गए, आयात निर्यात। जैसे कि अगर हमारा जिस साल आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है, हमारा घाटा चला जाता है। अगर निर्यात ज्यादा, अगर अब आप ही बताइए, अगर 100 रुपये हमने निर्यात किए और उसके बाद हमने अगर 80 रुपये का आयात कर रहे तो 20 रुपये हमारा सरप्लस रहता है। लेकिन अगर हम ज्यादा वस्तुएं आयात करें और निर्यात कम करें, इससे हमारा भाई विदेशी जो होता है, विदेशी करेंसी कम हो जाती है, हमारी जो विदेशी पूंजी होती कम हो जाती है। इसीलिए हमारी सरकारें क्या होती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तरह तरह की सब्सिडी देती है। लोग तरह तरह की, जैसे कि निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो, जैसे कि इसीलिए हमारी जो हरित रिवोल्यूशन यानी ग्रीन रिवोल्यूशन, जब हरित क्रांति है तब से हमने आत्मनिर्भर हो गया अनाजों, तब से हम काफ़ी देशों को मदद भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं अनाजों का। और साथ ही साथ हम कई जैसे कि मर्केंडाइज गुड्स भी निर्यात करते हैं। और इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल कंपनी भी निर्यात करते हैं। और दवा ववा देखिए, कोविड-19 का दौर था, हमने हमारे जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो है कई देशों को दे गए, फ्री में ही दे दिए, मदद कर दी सब देशों की। जैसे कि कई देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, गिनी, जैसे कि सूडान देश है, और आपका जैसे कि बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है, नमीबिया है, ये सब देश बहुत गरीब देश है, उनके पास खाने के लिए 1 रुपये नहीं है। उम्र उनकी करेंसी कीमत इतनी कम हो गई है, एक झोला करेंसी भर के ले जाते हैं तो 1 किलो आलू पाते हैं। उनकी मुद्रक वैल्यू बहुत कम हो गई है, मुद्रा टूट के वहां बिखर चुकी है। जैसे कांच टूट के बिखर जाता है, उसको बटोरने में समय, उसी मुद्रा की ऐसा टूटा है वहाँ करेंसी। वहाँ इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन है। जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ, जैसे कि है कि वहाँ ना महंगाई ना चौगुने का रफ्तार बढ़ा है। आलू 20 रुपये किलो है, सूडान में एक दिन में 40 रुपये, 80 रुपये, ऐसे हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ा है। ये है कि हमारी सरकार की वहाँ नीति है, इसलिए अस्थिरता है ना, क्योंकि वहाँ सैनिकों का साथ तख्ता पलट होता रहता है, ये सब समस्याएं होती रहती है। ठीक है, ये सब हम चर्चा कर लिए। कल से हम नए चैप्टर पे शुरू करेंगे, RBI। इसी के साथ धन्यवाद।